हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। घर के सभी लोग गहरी नींद सोए थे, लेकिन पायल की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। बगल में लेटा उसका पति रवि निश्चिंत होकर सो रहा था, जबकि पायल अंदर ही अंदर घुट रही थी। पायल को रवि के व्यवहार में आए परिवर्तन ने बेचैन कर रखा था। पायल की शादी को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन वह माँ नहीं बन पाई थी। इलाज जरूर चल रहा था, लेकिन परिणाम की हाल फिलहाल कोई आशा नहीं थी। रात के तीसरे पहर रवि की नींद खुली। बिस्तर टटोला तो उसे पायल नजर नहीं आई। उसने उठकर बल्ब का स्विच ऑन किया। देखा पायल बिस्तर के एक कोने पर घुटनों में मुंह छिपाए बैठी थी। उसे इस हालत में देखकर रवि ने पूछा, पायल तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। पायल का स्वर बुझा हुआ था। क्यों? रवि ने पूछा। बस यूं ही, पायल ने टालने वाले अंदाज में जवाब दिया। पायल, मैं जानता हूँ कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, थोड़ा इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। रवि का इतना कहना भर था कि पायल उसके सीने से लगकर सुबकने लगी। रवि, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? पायल ने अनायास पूछा। पत्नी के इस सवाल पर रवि गंभीर हो गया। वह कुछ सोचकर बोला, कैसे पागलों वाली बातें कर रही हो? बीते दिन की ही बात थी। पायल हमेशा की तरह रवि की अलमारी के कपड़ों को हैंगर में लगा रही थी। तभी गलती से एक शर्ट नीचे गिर गई। शर्ट की जेब से एक फोटो निकलकर जमीन पर जा गिरा। पायल ने सहज भाव से फोटो को उठाया। किसी लड़की का फोटो था। लड़की देखने में आकर्षक लग रही थी। उसकी उम्र 25 के आसपास रही होगी। वह रवि के पास जा पहुंची। वह अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही पायल ने फोटो दिखाई, वह अखबार छोड़कर उसके हाथ से फोटो लेते हुए बोला, यह फोटो तुम्हें कहाँ से मिली? तुम औरतों की यही खामी है, टटोलना नहीं छोड़ सकती। कहते हुए रवि ने फोटो अपनी जेब में रख ली। तुम्हारे कपड़े ठीक कर रही थी। मुझे क्या पता था कि तुम जेब में इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज रखते हो। पायल ने चुहलबाजी की। रवि मुस्कुराकर बोला, मेरे विभाग की है। तो जेब में क्या कर रही थी? फिर वही सवाल, एक फॉर्म पर लगानी थी। गलती से मेरे साथ चली आई, वह बोला। पायल इधर कुछ महीनों से महसूस कर रही थी कि भले ही रवि उसके साथ बिस्तर पर सोता है, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं थी। पति पत्नी का संबंध महज औपचारिकता बनकर रह गया था। एक दिन उससे न रहा गया तो पूछ बैठी, रवि तुम बदल गए हो। यह तुम कैसे कह सकती हो? वह सकपकाते हुए बोला, तुम्हारे व्यवहार से महसूस कर रही हूँ। पायल ने कहा, ऐसी बात नहीं है, ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया है। उसने सफाई दी तो पायल ने मामले को ज़्यादा तुल नहीं दिया। दिन के 10 बज रहे होंगे। रवि का ऑफिस से फ़ोन आया। पायल, आज मेरा मोबाइल चार्जिंग पर ही लगा रह गया। क्या तुम उसे मुझ तक पहुंचा सकती हो? ज़रूर, तुम ऑफिस से बाहर आकर ले लेना। कहकर पायल ने जैसे फ़ोन चार्जर से निकाला, एक लड़की का फ़ोन आ गया। रवि सर, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी। पायल ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह बोली, आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या नाराज हो मुझसे? माफ़ी मांगती हूँ, कल मेरा मूड नहीं था। घर पर कुछ रिश्तेदार आए थे। मम्मी ने जल्दी आने के लिए कहा, इसलिए आपके साथ कॉफ़ी पीने नहीं जा सकी। पायल को समझते देर नहीं लगी कि रवि शाम को देर से क्यों आता है। सोचकर पायल का दिल बैठने लगा। वह खुद पर नियंत्रण करते हुए बोली, मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। आज वो अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ गए हैं। पायल का इतना कहना भर था कि उसने फ़ोन काट दिया। पायल का मन आशंकाओं से भर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रवि से कैसे पेश आए। वह सोचने लगी कि इस लड़की से रवि का क्या संबंध है। ऐसे विचारों में डूबी पायल पति को मोबाइल देने के लिए निकल गई। रवि के ऑफिस पहुंचकर उसने फ़ोन कर दिया। रवि ऑफिस के बाहर आ गया। फ़ोन देते समय पायल ने उस लड़की का जिक्र किया तो वह बोला, मैं बात कर लूँगा। शाम को रवि घर आया तो आते ही पायल से बोला, मैं 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से लखनऊ जा रहा हूँ। मेरा सामान पैक कर देना। अकेले जा रहे हो? पायल के इस सवाल पर वह असहज हो गया। क्या पूरा ऑफिस जाएगा? मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। पायल ने कहा तो अचानक रवि को ना जाने क्या सूझा कि एकाएक सामान्य हो गया। वह पायल को बाहों में भरते हुए बोला,
मुझे क्षमा कर दो। इसके बाद पायल भी सामान्य हो गई। उसने पति के कपड़े वगैरह बैग में रख दिए। पति के जाने के बाद वह फिर से अकेली हो गई। घर में बूढ़ी सास के अलावा कोई नहीं था। वह किसी से ज़्यादा नहीं बोलती थी, इसलिए वह चाहकर भी अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाती थी। रात को आंगन में चांदनी बिखरी थी, जो पायल को शीतलता देने की जगह सूल की तरह चुभ रही थी। मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे। कभी लगता यह सब झूठ है, तो कभी लगता उसका वैवाहिक जीवन खतरे में है। तभी अचानक सास की नज़र पायल पर पड़ी। यहाँ क्यों बैठी हो, नींद नहीं आ रही है? कहकर पायल उठने लगी। रवि चला गया इसलिए? इस सवाल का पायल ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि को लेकर उसके मन में जो चल रहा था वह उसकी निजी सोच थी। उसे सास से साझा करने का कोई औचित्य नहीं था। अनायास उसका मन अतीत की ओर चला गया। पायल अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उसके पिता ने सिर्फ रवि की अच्छी नौकरी देखी और शादी कर दी। काफ़ी दहेज दिया था उन्होंने उसकी शादी में। एक ही रात में रवि की सामाजिक हैसियत का ग्राफ ऊपर उठ गया था। तब उसे क्या पता था कि ऐसा भी वक्त आएगा जब रुपया पैसा सब गौण हो जाएगा। हर महीने हजारों रुपए खर्च करने के बावजूद उसके मां बनने की संभावना छिन्न नजर आती थी। कभी कभी रवि खींच जाता तो पायल अपनी मम्मी से दवा पर होने वाले खर्चे की बात करती। संपन्न माँ बाप उसके खाते में तत्काल हजारों रुपए डाल देते थे। इधर कुछ महीने से रवि उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा था। दोनों में बात कम ही हो पाती थी। उसे भावनात्मक सहारे की जरूरत थी। सोचते सोचते उसका मन भर आया। अगले दिन अचानक पायल के मम्मी पापा आ गए। उन्हें देखते ही वह फफक कर रो पड़ी। बेटी का दुख उन्हें पता था। बोले मायके चलो। पायल के लिए यह राहत की बात थी, लेकिन उसे रवि की माँ का ख्याल था। इसलिए माता पिता से कहा सास अकेली रह जाएंगी, रवि ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं 2 दिन उसका इंतजार कर लूँगा। पायल के पापा बोले। तीसरे दिन रवि आया तो पायल ने कहा मैं मायके जाना चाहती हूँ। बिल्कुल जाओ। रवि निर्विकार भाव से बोला तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओगी तो माहौल चेंज हो जाएगा। एक ही माहौल में रहते रहते ऊब होने लगी है। पति के साथ रहने में कैसी ऊब? कहीं तो मुझसे ऊब तो नहीं गए? लेकिन रवि ने एक सातिर खिलाड़ी की तरह चुप्पी साध ली। पायल बेमन से मायके चली गई। पायल मायके चली जरूर गई थी, लेकिन उसका मन रवि पर ही टिका रहा। सोच रही थी कि अब तो वह आजाद पंछी की तरह रहेगा। पता नहीं वह क्या करता होगा। मन नहीं माना तो उसने रवि को फ़ोन लगाया। कौन? उधर से आवाज़ आई। अब तुम्हें मेरी आवाज़ भी पहचान में नहीं आ रही? पायल ने उखड़े स्वर में कहा। पायल मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, कहकर रवि ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दी। इस दरमियान उसके कानों में कुछ ऐसी आवाज़ें आई मानो कोई पिक्चर चल रही हो। घड़ी की तरफ देखा, शाम के 5 बज रहे थे। शक के कीड़े फिर कुलबुलाए। रवि कहीं अपने उसी सहकर्मी के साथ पिक्चर तो नहीं देख रहा? सोचकर पायल की बेचैनी बढ़ गई। पायल की माँ की नज़र उस पर पड़ी तो वह बोली यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तो कहाँ जाऊँ? पायल झल्लाई। जब से आई हो परेशान दिख रही हो। रवि से कुछ कहा सुनी तो नहीं हो गई? माँ ने पूछा। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ, झगड़ालू हूँ। पायल रोमांसी हो गई। माँ ने करीब आकर स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह शांत हुई। पायल को मायके में रहते 15 दिन हो गए। इस बीच 1-2 बार रवि का फ़ोन आया, लेकिन मात्र औपचारिकता के लिए। एक दिन पायल की सास का फ़ोन आया। पायल कब आ रही हो? मम्मी जी मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, लेकिन रवि ने एक बार भी नहीं कहा कि आ जाओ। जब उसे मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो मैं आकर क्या करूँगी? पायल ने कहा। ऐसे कैसे हो सकता है? उसने तो तुम्हें कई बार फ़ोन किए। सास बोली। वह तो कह रहा था कि तुम आने के लिए तैयार नहीं हो। सास की बात सुनकर पायल तिलमिला गई। अब रवि झूठ भी बोलने लगा है। काफ़ी सोच विचार कर पायल ने वापस ससुराल जाने का मन बनाया। रवि के मन में क्या चल रहा है यह जानना उसके लिए बेहद ज़रूरी था। वह अपनी ससुराल चली गई। रवि ने अचानक आई पायल को देखा तो अचकचा गया। बोला बताया होता तो मैं लेने आ जाता। तुम्हें फुर्सत हो तब ना। पायल के चेहरे पर व्यंग्य की रेखाएं खिंच गई। रवि ने पायल को मनाने की कोशिश की। आज शाम को पिक्चर चलते हैं, नहीं जाना मुझे पिक्चर? वह बोली जैसी तुम्हारी मर्जी, कहकर रवि अपने दूसरे कामों में लग गया।
एक रात रवि गंभीर था। पायल को एहसास हो गया था कि उसके मस्तिष्क में कुछ चल रहा है। उस वक्त पायल कोई किताब पढ़ रही थी, लेकिन बीच बीच में रवि के चेहरे पर आते जाते भावों को चोर नज़रों से देख लेती थी। पायल, मैं अनामिका से शादी करना चाहता हूँ। रवि का इतना कहना भर था कि पायल की जिंदगी में भूचाल सा आ गया। उसने किताब एक तरफ रखी। मेरा शक ठीक निकला। अनामिका नाम है ना उसका? बहुत खूब। पायल हंसी। इस हंसी में रोष भी था तो बेवफाई की एक गहरी पीड़ा भी, जिसका एहसास सिर्फ उस स्त्री को हो सकता है जिसने पति को देवता मानकर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अभी मैं जिंदा हूँ, वह बोली। काफ़ी सोच विचार कर मैंने यह फैसला लिया है, रवि ने कहा। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि तुम्हारे माँ बनने की संभावना छिन्न है। नहीं बनूंगी, मगर इस घर में सौतन कभी नहीं आएगी। कैसी बेगैरत लड़की है, एक शादीशुदा मर्द को फंसाया। और तुम कैसे पुरुष हो जिसने लाज शर्म सबको ताक पर रखकर एक लड़की को जाल में फंसा लिया। वह स्वयं तैयार है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, बात काफ़ी बढ़ चुकी है, वह पेट से है। बगैर शादी के वह चौकी, उसकी इजाज़त तुमसे चाहता हूँ, ना दो तो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम माँ बन सकती तो यह नौबत नहीं आती। सोचो, अगर तुम बाप नहीं बन पाते और मैं यही रास्ता अपनाती, तब क्या तुम मुझे ऐसी इजाज़त देते? रवि के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पायल की मनोदशा अब एक परकटे परिंदे की तरह हो गई थी। जब कुछ नहीं सूझा तो वह गुस्से में बोली, बताओ तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्यों मेरे अस्तित्व को गाली दी? क्या सोचा था कि मेरे नाक के नीचे व्यभिचार करोगे और मैं चुप बैठी रहूंगी? तो जाओ चिल्लाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। रवि भी ढिठाई पर उतर आया। अगर ना चिल्लाऊं तो बड़ी माँ का दर्जा मिलेगा, रवि ने कहा। तुम्हारी उस रखेल के बच्चे की बड़ी माँ का दर्जा घिन आती है मुझे उसके नाम से। रवि ने गुस्से में पायल को मारने के लिए हाथ उठाया। खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया। पायल के तेवर देखकर रवि ने हाथ पीछे खींच लिया। उस रात जो कुछ हुआ उससे पायल का मन व्यथित था। सुबह उसका किसी काम में मन नहीं लगा। वह बीमारी का बहाना बनाकर लेटी रही। रवि ऑफिस चला गया तब उठी। सास ने पायल का हाल पूछा। डाइनिंग कुर्सी पर बैठी पायल बोली, माँ जी, रवि दूसरी शादी करना चाहता है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? कुछ पल सोचकर वह बोली, यह रवि का निजी मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसका मतलब रवि के इस फैसले पर आपको कोई आपत्ति नहीं है? पायल ने पूछा। देखो पायल, हर आदमी बाप बनना चाहता है, उसने भरसक प्रयास किया। जब डॉक्टरों ने तुम्हारे बारे में साफ साफ कह दिया तो वह जो कर रहा है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक छत के नीचे मेरी सौत रहे? यह तुम्हें सोचना होगा। रही मान सम्मान की बात, तो मैं जब तक रहूंगी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ना रही तब, पायल ने कहा तो सास ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि ऑफिस से देर से आया। आने के बाद कपड़े उतार कर बिना खाए पिए बिस्तर पर पड़ गया। पायल सोच रही थी कि किस हक से रवि से मनुहार करे, पर मन नहीं माना। खाना लगा दूं? मैं खाकर आया हूँ, सुनते ही पायल का पारा चढ़ गया, क्योंकि वह जानती थी कि खाना किसके साथ खाया होगा। गुस्से में पायल भी बिना खाए पिए अलग बिस्तर लगाकर सोने चली गई। नींद आने का सवाल ही नहीं था। बार बार मन एक ही बात पर आ टिकता। रवि के बारे में उसने जैसा सोचा था वह उससे अलग निकला। उसे सपने में भी भान नहीं था कि वह ऐसा कदम भी उठा सकता है। क्या सोचा है तुमने? रवि का स्वर अपेक्षाकृत धीमा था। जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर इतना जरूर बता दो कि मेरी इस घर में क्या स्थिति होगी। स्वामिनी या नौकरानी? अर्धांगिनी तो अब कोई और कहलाएगी, पायल भरे मन से बोली। तुम्हारा दर्जा बरकरार रहेगा। रवि का चेहरा खिल गया। रात का बंटवारा कैसे करोगे? पायल के इस अप्रत्याशित सवाल पर वह सकपका गया। जब कुछ नहीं सूझा तो उल्टे उसी पर थोप दिया। पायल गुस्से में बोली, अनामिका से प्यार मुझसे राय लेकर किया था। रवि पायल के कथन पर झल्ला गया। पुराने पन्ने पलटने से कोई फायदा नहीं। पायल ने यह खबर अपने मायके पहुंचा दी। उसके मम्मी पापा भाई बहन सभी रोज से भर गए। पापा तल्ख स्वर में बोले, पायल तुम यहीं चली आओ, कोई ज़रूरत नहीं है उसके पास रहने की। वहाँ आकर क्या मिलेगा? एक नीरस उबाऊ जिंदगी। सबका अपना अपना लक्ष्य रहेगा, वही मेरे लिए एक बांझ स्त्री का अभिशप्त जीवन।
बहुत होगा, किसी स्कूल में नौकरी कर लूँगी। क्या इससे मेरा दुख कम हो जाएगा? कहते कहते पायल की आंखों में आंसू भर आए। मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा, पापा बोले। कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी दूसरे के बच्चे पालने होंगे। इससे अच्छा सौतन के ही खिलाऊं। मैं उसे जेल भिजवा दूंगा, पिता ने कहा। उससे क्या मिलेगा? बेहतर है कि समय का इंतजार करूं। हो सकता है मेरी गोद भर जाए। पायल ने आशा नहीं छोड़ी थी। अंततः रवि से अपनी मर्जी से अनामिका के साथ शादी कर ली। उसकी पत्नी बनकर वह घर में आ गई। ऑफिस से आकर रवि सबसे पहले पायल के कमरे में आता था, पर जल्दी ही उसे पायल से ऊब होने लगी थी। अनामिका की खुशबू वह पायल के कमरे तक महसूस करता, फिर तेजी से चलकर उसके पास जाता। अनामिका उसी के इंतजार में सज धज कर तैयार बैठी रहती। गोरी चिट्टी अनामिका जब होठों पर लिपस्टिक लगाती तो उसके होठ गुलाब की पंखुड़ियाँ जैसे लगते थे। एक हफ्ते बाद पहली बार रवि रात बिताने पायल के पास आया। पायल को कहीं न कहीं विश्वास था कि वह माँ अवश्य बनेगी। बेमन से उसके पास 2 घंटे बिताकर वह अनामिका के पास चला गया। पायल अपने अरमानों का कत्ल होते देखती रही। रवि उसकी भावनाओं को रौंद रहा था। सोचते सोचते उसकी आंखें भीग गई। एक दिन वह भी आया जब अनामिका माँ बनने वाली थी। रवि काफ़ी परेशान था। पायल से बोला, हो सके तो अस्पताल में तुम रह जाओ, पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत हो। यह सुनकर पायल का दिल भर आया। वह सोचने लगी कि आज रवि अनामिका के लिए कितना परेशान है। अगर वह सक्षम होती तो उसकी परेशानी पर उसका हक होता। पायल की आंखों में आंसू झलक आए। रवि की नज़र उस पर पड़ी। रोने धोने से क्या मिलने वाला है? खुशियाँ मनाओ कि इस घर में एक चिराग जलने वाला है, जिसकी रोशनी में हम सब नहाएंगे, सिर्फ तुम दोनों, वह बोली। वह तुम्हें बड़ी माँ कहेगा, रवि ने खुश होकर कहा। नहीं बनना है मुझे किसी की बड़ी माँ, पायल गुस्से में बोली। रवि जाने लगा तो कुछ सोचकर पायल ने कहा, किस नर्सिंग होम में जाना होगा? रवि ने नर्सिंग होम का नाम बता दिया तो वहाँ से चली गई। अनामिका ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। सबके चेहरे खिल उठे। सास जल्द से जल्द नवजात शिशु को गोद में लेकर दादी बनने की हसरत पूरी करना चाहती थी। कुछ घंटे के इंतजार के बाद अनामिका को उसके कैबिन में लाया गया। साथ में नर्स की गोद में बच्चा भी था। नर्स ने कुछ नेक के साथ बच्चा सास की गोद में रख दिया। बच्चे को देख रवि का मन पुलकित हो उठा। बिल्कुल रवि पर गया है, सास पुचकारते हुए बोली। रवि दौड़कर बाजार से मिठाई लाया। अस्पताल के सारे स्टाफ का मुंह मीठा कराया। एक तरफ खड़ी पायल अंदर ही अंदर रो रही थी। किसी का ध्यान उस पर नहीं था। सबको बच्चे और अनामिका की फिक्र थी। जो खुशी उसे देनी चाहिए थी वह अनामिका से मिल रही थी। जो मान सम्मान उसे मिलना चाहिए था वह अनामिका को मिल रहा था। यह सब उसके लिए असहज स्थिति पैदा कर रही थी। मौका देखकर वह बिना बताए घर लौट आई। बिस्तर पर पड़ते ही वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि यहाँ उसका रुदन सुनने वाला कोई नहीं था। तभी माँ का फ़ोन आया। वह फ़ोन पर ही रोने लगी। पायल, चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं अभी तेरे भाई को तुझे लेने के लिए भेज रही हूँ, परेशान मत हो, माँ ने ढाढ़स बंधाया। क्यों ना हूँ परेशान, अनामिका माँ बन गई, एक मैं ही हूँ जो बांझ के कलंक के साथ जी रही हो। पायल का छोप गुस्सा झलक गया। वह सिसकती रही। माँ ने उसे समझाया, कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, हो सकता है तू भी माँ बन जाए। नहीं बनना है मुझे माँ, कहकर पायल ने फ़ोन काट दिया। वह सुबक रही थी। तभी रवि का फ़ोन आया। पायल, कहाँ हो तुम? सब तुमको पूछ रहे हैं। बच्चा कैसा है? पायल स्वर साध कर बोली, एकदम ठीक है। रवि खुश होकर बोला। कुछ दिन अस्पताल में रहकर अनामिका घर आ गई। रवि को तो बहाना मिल गया अनामिका के साथ रहने का। बच्चा खिलाने के नाम पर अब वह पायल की खबर भी लेना भूल गया। यह सब असहायता पायल के लिए। सो एक दिन मन बनाकर रवि से बोली, रवि, मैं हमेशा के लिए मायके में रहना चाहूँगी। क्यों? यहाँ मेरा मन नहीं लगता। वहाँ मेरा सुख दुख बांटने वाले माँ बाप तो हैं। तुम्हें यहाँ किस बात की कमी है? सुनकर एक बार फिर से उसका मन भीग गया, पर जाहिर होने नहीं दिया। परसों मेरा भाई आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ मेरी ज़रूरत है। मैं एक काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ही है। बात को तुलना देते हुए वह अपने कमरे में आई और सामान पैक करना शुरू कर दिया।
जैसे जैसे सामान पैक करती उसकी रुलाई फूटती रही। कभी सोचा तक नहीं था कि एक दिन ऐसी स्थिति आएगी जब इस घर की दीवारें उसके लिए बेगानी हो जाएंगी। कभी यही दीवारें उसके नई नवेली दुल्हन बनने की गवाह थी। जब वह पहली बार आई थी तो लगता था कि ये सब उस पर फूल बरसा रही है, मगर आजकल कोठरी सरीखी लग रही थी। सास ने महज औपचारिकता निभाई, बेटे के खिलाफ न तब खड़ी हुई न अब। पायल को मायके में रहते हुए 1 महीना हो गया था। उसने एक संस्थान में नौकरी कर ली। शुरू में कभी कभार रवि का फ़ोन आ जाता था। उसने उसे खर्च के लिए रुपए देने की पेशकश की, मगर पायल ने मना कर दिया। देखते देखते 6 महीने गुजर गए। रवि अपनी नई पत्नी के साथ खुश थी। अचानक एक दिन उसके ऑफिस में एक युवक उससे मिलने के लिए आया। रवि उसे लेकर एक रेस्टोरेंट में चला गया। जैसे जैसे वह युवक रवि से अपनी बात कहता, वैसे वैसे रवि के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जाती। तुम्हारे पास सबूत क्या है? रवि बोला। उसने अदालत के कागजात रवि को दिखाए, जिसमें गवाह के रूप में उन लोगों के हस्ताक्षर थे जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। अब तुम चाहते क्या हो? रवि ने उससे पूछा। वह आज भी मेरी पत्नी है, बाकी आप जो भी फैसला ले, कहकर उस युवक ने रवि को ऐसे भंवर जाल में फंसा दिया कि उससे न हंसते बन रहा था न रोते ही। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद वह घर आया। उस समय अनामिका अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी। एक हरे बदन की अनामिका माँ बनने के बाद और भी निखर गई थी, जिससे सिवाय प्यार जताने के उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। मगर हकीकत तो आखिर हकीकत होती है। वह बिना कपड़े उतारे चिंताग्रस्त होकर सोफे पर बैठ गया। ऐसे क्यों बैठा है? अनामिका क्या कर रही है? रवि की माँ ने पूछा। सास की आवाज़ पर अनामिका की तंत्रा टूटी। आप कब आए? वह अचकचा उठी। यह क्या हालत बना रखी है? ऑफिस में ज़्यादा काम था क्या? देर क्यों हो गई? अनामिका के सवालों से वह खिसिया गया। क्या आते ही सवालों की झड़ी लगा दी। खुद तो दिन भर बच्चे का बहाना बनाकर लेटी रहती हो। पति मरे या जिए, तुम्हें जरा भर भी चिंता नहीं रहती। रवि के बदले तेवर ने अनामिका को असहज बना दिया। ऐसा पहली बार हुआ जब रवि की बात करने का लहजा उसके प्रति असम्मानजनक था। मैंने ऐसा क्या कर दिया? यह तो रोज ही होता है। अब बच्चे को समय न दूँ तो और क्या, उसे अकेला छोड़ दूँ? अनामिका ने भी उसी टोन में जवाब दिया। उस समय तो रवि ने अपने आप पर नियंत्रण रखा, मगर जब परिस्थिति बदली तो मूल विषय पर आ गया। क्या तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है? रवि के इस सवाल पर अनामिका अंदर ही अंदर डर गई। डर स्वाभाविक था। पहले तो उसने ना नुक्कुर किया, मगर जब रवि ने उसके पहले पति का नाम बताया तो वह अपने बचाव में बोली, हाँ, 3 साल पहले मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाले सुमित से शादी की थी। क्या तुम्हारा उससे तलाक हुआ था? रवि के इस सवाल पर उसने चुप्पी साध ली। बोलती क्यों नहीं? अगर यह मामला पुलिस के सामने गया तो जेल मुझे होगी, क्योंकि मैंने किसी की ब्याहता को घर में रखा है। रवि ने अपनी कमजोरी स्वतः जाहिर कर दी। नहीं लिया था, अनामिका बोली। वजह? रवि ने पूछा। शादी के बाद पता चला कि उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। वह न केवल शराबी था, बल्कि उसके दूसरी औरतों से भी संबंध थे, इसलिए साथ छोड़ दिया। हाँ, शादी क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल है जो आज किसी से कर ली और कल किसी और के साथ? यह सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपने खुद शादी को मजाक बना रखा है। अनामिका अपने मूल स्वभाव पर आ गई। रवि सन्न रह गया। जिसे उसने फूल सी कोमल समझा था वह कांटों सरीखी निकली। क्या बक रही हो? वह चीखा। गलत क्या है? आपने पायल के साथ जो किया, क्या वह खेल नहीं था? रवि को अब अपनी भूल का एहसास हुआ। अनायास उसका ध्यान पायल पर चला गया। उसे अफसोस होने लगा कि उसने पायल का विश्वास क्यों तोड़ा। पर अब क्या किया जा सकता था? रवि, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई। मुझे उसे तलाक दे देना चाहिए था। तुमने इस सच को मुझसे क्यों छुपाया? रवि ने पूछा। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मैंने जब सुमित से शादी की तब मेरे माता पिता दोनों की रजामंदी थी। वे दोनों इस शादी के गवाह भी थे। मगर बाद में हालात कुछ ऐसे बने कि मैंने सुमेश का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। 3 साल तक उसने मेरी कोई खबर नहीं ली, न ही मैंने उसके बारे में जानने का प्रयास किया, यह सोचकर कि मामला खत्म हो चुका है। नौकरी के दौरान वह शहर में अकेला रहता था। बाद में पता चला कि उसने नौकरी छोड़ दी। मैंने सोचा या तो वह कहीं और नौकरी कर रहा होगा या अपने शहर उन्नाव चला गया होगा।
तुम्हें पूरा विश्वास है कि वह उन्नाव का ही रहने वाला था? रवि के इस सवाल पर वह किंचित परेशान दिखी। उसने बताया था तो मैंने मान लिया। अनामिका से बात करने पर रवि को लगा कि या तो अनामिका पूरी तरह बेकसूर है या फिर वह खुद साजिश का शिकार हो चुका है। क्या तुम उसके साथ जाना पसंद करोगी? रवि के इस सवाल पर वह विचलित हो गई। आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं उसके साथ रहना पसंद करूंगी? मैं आपके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, पर कानूनन हमारा विवाह अवैध है। तुम भले ही ना फंसो, लेकिन तुम्हारे उस पति की शिकायत पर मुझे जेल हो सकती है। इस पर अनामिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताई। अगले दिन उस युवक का फोन आया तो रवि ने बाद में बात करने को कहा। इस बीच उसने वकील के माध्यम से इस विवाह की हकीकत को जानने का प्रयास किया। वकील ने बताया कि उन दोनों ने अदालत में शादी की है। यह जानकर रवि और भी परेशान हो उठा। अगले दिन उस युवक का दोबारा फोन आया। आपने क्या सोचा है? तुम अब तक कहाँ थे? रवि गुस्से में बोला। जहाँ भी था, इसका मतलब यह तो नहीं कि आप मेरी बीवी को अपना बना ले। वह बोला, तुम चाहते क्या हो? रवि मूल मुद्दे पर आया। अनामिका मुझे चाहिए। कुछ सोचकर रवि बोला, वह तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। यह सुनकर वह हंसने लगा। इसका मतलब यह तो नहीं कि आप उसे अपने घर में रख ले। उसका कहना ठीक था। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम उससे मिल लो। अगर वह तुम्हारे साथ जाना चाहेगी तो ले जाना, वरना तलाक देकर अपना रास्ता बदल लो, रवि ने कहा। ठीक है, रवि ने अनामिका को इस वार्तालाप से अवगत कराया। मैं उसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करूंगी। आपने कैसे सोच लिया कि मैं उसके साथ जाऊंगी? अनामिका की त्योरियां चढ़ गई। बिना तलाक दिए मैं भी तुम्हें अपने पास रखना नहीं चाहूँगा, रवि ने साफ कह दिया। आप होश में तो हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? इस बार अनामिका के तेवर बिल्कुल अलग थे। कल तक जिसे वह छुई मुई समझता था, वह नागिन से फुफकारने लगी थी। ऐसा रहा तो मुझे जहर खा के मरना पड़ेगा। इस भंवर जाल से निकलने के लिए बस एक ही रास्ता बचा है मेरे लिए। रवि रोवांसा हो गया। वह तुम्हें तलाक देगा? क्या इसके लिए तैयार हो? उसके चेहरे पर खुशी के भाव तैर गए। बिल्कुल, अनामिका के कथन से उसे तसल्ली हुई। रवि ने उस युवक को एक गोपनीय जगह बुलाया। वह तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है, कहकर रवि ने सुमेश के साथ चाल चली। क्या? वह आश्चर्य से बोला। मैं उस बदचलन के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगा। क्यों? इससे पहले भी उसने एक लड़के से शादी करके मुझे धोखा दिया था। वह शादी महज 6 महीने चली थी। तुम्हें कैसे पता चला? रवि ने पूछा। ऐसी बातें छिपाई नहीं छिपती, तभी तो मैंने उसका साथ छोड़ा। यह सब जानने के बावजूद भी तुम उसे अपनी पत्नी बता रहे हो। बताना ही पड़ेगा, उसने काफ़ी पैसे ऐंठे हैं मुझसे, लगभग 5 लाख रुपए। अब अगर सूद समेत मुझे नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है, मैं आप दोनों को नहीं छोड़ूंगा। कितने चाहिए? 10 लाख, उस युवक ने कहा। मैं इतना नहीं दे सकता। 6 पर तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वह तैयार हो गया। इस तरह अनामिका उस युवक से आज़ाद हो गई। अब यह रवि को तय करना था कि अनामिका को किस रूप में ले। क्या ऐसी औरत विश्वास लायक है? वह खुद भी तो बेवफाई के कटघरे में खड़ा था। अनायास उसका ध्यान पायल पर चला गया और वह पश्चाताप के गहरे सागर में डूब गया। दोस्तों, ऐसे ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।